मेरे प्रिय YouTube परिवार, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके इस दोस्त की मदद करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी ब्लैक विंडो। रात का अंधेरा घना था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक पुरानी खंडहर सी दिखने वाली काली खिड़की जोर से खुली और अंदर से एक भीषण चीख सुनाई दी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, वो थी किसी अनजानी ताकत की जो वहां पिछले कई दशकों से बंद थी। आज रात एक जिज्ञासु लेखक ने उस खिड़की का राज खोलने की ठानी थी, लेकिन क्या वह बच पाएगा? ये कहानी है उस खिड़की की जो केवल अंधेरे में खुलती है। अमन 28 वर्षीय लेखक जो अपने करियर की सबसे डरावनी कहानी लिखने के लिए प्रेरित है। बचपन से ही वह रहस्यमयी और डरावनी चीजों की ओर आकर्षित रहा है, लेकिन वह अति आत्मविश्वासी है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। गांव वाले, इस गांव में पीढ़ियों से रह रहे लोग, वे काली खिड़की वाले घर से दूर रहते हैं और बच्चों को भी इसके पास नहीं जाने देते। कई लोगों ने उस घर के बारे में डरावनी बातें सुनी और अनुभव की हैं। सुमित्रा काकी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो गांव की सबसे पुरानी निवासी हैं। उनका दावा है कि उन्होंने उस घर में कुछ ऐसा देखा था जिसे कोई दूसरा कभी नहीं देख सका। लोग उन्हें डरावनी कहानियों की पिटारी समझते हैं, लेकिन सुमित्रा काकी का कहना है कि वो सब सच है। अमन ने गांव में नया मकान खरीदा था। एक रात गांव वालों की बातों से प्रेरित होकर उसने काली खिड़की वाले घर के बारे में और जानने का निश्चय किया। वह सुमित्रा काकी से मिलने गया। सुमित्रा ने उसे चेतावनी दी, उस खिड़की को छेड़ने की गलती मत करना। वहां जो भी गया वापस वैसा नहीं लौटा। लेकिन अमन को लगा कि ये सब महज गांव की गढ़ी हुई कहानियां हैं। उसने अगले ही दिन रात को उस घर में जाने का निर्णय किया। अमन ने एक टॉर्च, नोटबुक और अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस ली। उसने तय किया कि वह जो भी अनुभव करेगा उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाएगा। उसके मन में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। रात के 11 बजे अमन उस खंडहर के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया। घर के अंदर घुसते ही उसे सड़े हुए फर्श की आवाजें और दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। पहली मंजिल पर उसे पुराने जमाने की तस्वीरें मिली। उनमें कई चेहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वे उसे घूर रहे हों। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने वो काली खिड़की देखी। यह खिड़की बाहर की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि उसकी ओर काला धुंधला अंधेरा झांक रहा था। अचानक खिड़की जोर से हिलने लगी। एक भारी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अमन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर खिड़की से एक काली परछाई बाहर निकली। अमन ने महसूस किया कि उसके पैर जमे हुए थे। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। परछाई के अंदर कई चेहरे थे, हर चेहरा दर्द और चीखों से भरा हुआ। अमन ने अपनी नोटबुक खिड़की की ओर फेंकी। खिड़की अचानक टूट गई और उसके टुकड़े अमन पर गिर पड़े। वह बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने अमन को खंडहर के बाहर बेसुध पड़ा पाया। उसकी आंखें स्थिर थीं और वह बार बार कह रहा था, काली खिड़की अब जाग चुकी है। गांव वाले अब भी उस घर के पास जाने से डरते हैं। अमन को होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। काली खिड़की वाला घर अब भी वहां खड़ा है। हर रात उसकी खिड़की से हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे वह किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। अमन के होश में आने के बाद गांव वालों ने महसूस किया कि वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे उसने किसी ऐसी चीज को देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गांव के डॉक्टर ने उसकी जांच की, लेकिन उसकी हालत को मानसिक आघात कहकर टाल दिया। सुमित्रा काकी ने कहा, यह उस काली खिड़की का असर है। जो वहां जाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। अमन अब रातों को सो नहीं पाता था। वह अचानक चौंक कर उठ जाता और कहता, वो मुझे बुला रही है, खिड़की को बंद करना होगा। लेकिन हर बार जब वह यह बात कहता, उसकी आवाज में अजीब सा डर झलकता था। अमन की हालत देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने पंचायत बुलाई। सुमित्रा काकी ने कहा, वो खिड़की किसी प्राचीन शाप का हिस्सा है। मेरे दादा बताया करते थे कि उस घर में एक परिवार ने आत्महत्या की थी। उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। लेकिन कुछ युवा गांव वाले, जैसे मोहन और सुरेश,
इस कहानी को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, यह सब पुराने समय की कहानियां हैं, अमन को कोई मानसिक बीमारी हो गई है। फिर भी सुमित्रा काकी के कहने पर फैसला लिया गया कि कुछ लोग उस घर की जांच करेंगे। सुमित्रा काकी, मोहन, सुरेश और अमन के दोस्त रवि ने तय किया कि वे रात में उस खंडहर में जाकर स्थिति का पता लगाएंगे। सुमित्रा काकी, उनके पास अनुभव और कहानियों का खजाना था, लेकिन उनकी शारीरिक कमजोरी एक चुनौती थी। मोहन, वह साहसी था लेकिन अति आत्मविश्वासी। वह मानता था कि डर केवल इंसान का भ्रम है। सुरेश, उसे जिज्ञासा थी लेकिन वह हमेशा डर के कारण पीछे हटने की कोशिश करता था। रवि, अमन का सबसे अच्छा दोस्त, जो उसकी हालत को देखकर इस घर का सच जानने को उत्सुक था। रात के ठीक 12 बजे चारों ने खंडहर में कदम रखा। अमन, जो अब भी विचलित था, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। जैसे ही वे घर के अंदर गए, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मोहन ने मजाक में कहा, यह ठंड तो किसी खिड़की के टूटे कांच से आ रही है। पहली मंजिल पर उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, खिड़की फिर से उनके सामने थी। वह खिड़की किसी अजीब सी चमक से भरी हुई थी। जैसे ही मोहन ने खिड़की के पास जाने की कोशिश की, वही काली परछाई प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। सुमित्रा काकी ने जोर से चिल्लाया, पीछे हटो, यह परछाई उस घर की आत्माओं की कैद है। परछाई ने सुरेश की ओर रुख किया। सुरेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन परछाई ने उसे झक दे लिया। रवि ने जल्दी से खिड़की पर एक पुरानी किताब देखी, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था। उसने सुमित्रा काकी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह किसी पुराने अनुष्ठान की किताब है। किताब के अनुसार खिड़की को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसमें खतरनाक जोखिम थे। अनुष्ठान करते समय यदि कोई भी गलती हुई तो खिड़की की आत्माएं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। सुमित्रा काकी ने अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह अपने मंत्र पढ़ने लगी, परछाई और भी हिंसक हो गई। उसने रवि को पकड़ लिया और उसे खिड़की के अंदर खींचने की कोशिश की। सुमित्रा काकी ने आखिरी मंत्र पढ़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई। अचानक खिड़की के कांच टूटकर बिखर गए और परछाई जोर से चीखते हुए गायब हो गई। जब सब शांत हुआ तो रवि बेहोश पड़ा था। सुरेश बुरी तरह कांप रहा था। मोहन, जो अब तक सबसे बहादुर दिख रहा था, खामोश था। सुमित्रा काकी ने कहा, यह खिड़की बंद हो गई है, लेकिन इसकी आत्माएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। वे अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। गांव वापस लौटने पर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि उसी घर की एक दूसरी खिड़की से रोशनी झलक रही थी। क्या खिड़की का शाप वास्तव में खत्म हुआ, या वह केवल दूसरे रूप में लौट आया है? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है और गांव वाले अब भी उस खंडहर की ओर देखने से डरते हैं। गांव वालों ने देखा कि खंडहर की एक दूसरी खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी। यह नई घटना गांव में आतंक का कारण बन गई। कोई भी इस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अमन, जो अब भी मानसिक रूप से अस्थिर था, लगातार कहता जा रहा था, यह खिड़की सिर्फ शुरुआत थी, हमें और भी खिड़कियां खोलनी होंगी। उसकी बातें रहस्यमयी और डरावनी थीं। इस बार गांव के कुछ युवा, जिन्होंने पहली घटना को अफवाह मानकर अनदेखा किया था, आगे आए। नीलम, एक शिक्षिका जो विज्ञान में विश्वास रखती थी और इस पूरे मामले को अंधविश्वास मानती थी। राजीव, एक स्थानीय युवक जिसे रहस्यमयी घटनाओं का डर नहीं था, वह इसे गांव की सुरक्षा के लिए चुनौती मानता था। पंडित जी, गांव के पुजारी, जिनका कहना था कि इस बार अनुष्ठान में गंभीर चूक हुई थी। रात के समय तीनों ने खंडहर का रुख किया। अमन, जिसने अब तक खुद को उस घर से दूर रखने की कोशिश की थी, अचानक उनके साथ जाने पर अड़ गया। वह बार बार कह रहा था, यह आखिरी मौका है, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, इस बार माहौल और भी डरावना था। हवा में सड़ांत की गंध थी और फर्श पर खून के नए धब्बे थे। ऐसा लगा जैसे घर में हाल ही में कुछ घटा हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने दूसरी खिड़की देखी। यह खिड़की पहले से भी ज्यादा चमकदार थी। खिड़की से आती रोशनी में अजीब अजीब छायाएं बन रही थीं। पंडित जी ने कहा, यह खिड़की किसी और भी बद्धी ताकत को कैद किए हुए है।
इसे खोलना खतरनाक हो सकता है। नीलम ने अपने साथ लाई हुई वैज्ञानिक उपकरणों से खिड़की का निरीक्षण किया। उसने बताया, यह ऊर्जा किसी सामान्य चीज की नहीं है, लेकिन मैं इसे समझ सकती हूँ। अमन, जो अब तक शांत था, अचानक खिड़की की ओर भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। राजीव और नीलम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन ने जोर से कहा, यह खिड़की ही सब कुछ खत्म कर सकती है। जैसे ही अमन ने खिड़की को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। खिड़की से बाहर काले धुएं का एक विशाल बादल निकला, जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। काला धुआं धीरे धीरे एक विशाल परछाई में बदल गया। यह परछाई पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थी। पंडित जी ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन इस बार परछाई ने उन पर हमला कर दिया। पंडित जी बुरी तरह घायल हो गए। नीलम ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी वैज्ञानिक उपकरणों से खिड़की की ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश की। उसने एक डिवाइस से खिड़की पर हमला किया, जिससे खिड़की की रोशनी कम होने लगी। अमन, जो अब परछाई के प्रभाव में था, परछाई का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। राजीव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। पंडित जी ने अपनी आखिरी ऊर्जा से मंत्रोच्चार करते हुए खिड़की की ओर एक तावीज फेंका। जैसे ही तावीज खिड़की से टकराया, खिड़की एक बार फिर चटक गई और कांच के टुकड़े हर ओर बिखर गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब हो गई और घर में गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन जब नीलम ने खिड़की के पास जाकर देखा, तो उसे वहां एक अजीब संकेत लिखा मिला, जो कह रहा था, आखिरी खिड़की अभी खुलनी बाकी है। अमन, जो अब भी बेहोश था, अचानक जाग गया और जोर से चिल्लाया, यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमें रोकने का समय खत्म हो चुका है। खंडहर से बाहर निकलने के बाद गांव वालों ने पाया कि गांव के कई घरों की खिड़कियां धीरे धीरे काली हो रही थीं। यह शाप अब खंडहर तक सीमित नहीं रहा था। पंडित जी ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्राचीन बुरी ताकत है, जिसे हमने अनजाने में और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। गांव अब एक भूतिया जगह बन चुका था। लोग अपने घरों की खिड़कियों से डरने लगे थे। रात के समय किसी ने खंडहर से आती एक हंसी सुनी, जो पूरे गांव में गूंज रही थी। अमन, जो अब गांव के बीच खड़ा था, कह रहा था, यह खिड़कियां हमारी कैद हैं और अब यह कैद टूट चुकी है। क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई, या यह एक नए और भयानक अध्याय की शुरुआत थी? ये कोई नहीं जानता। खंडहर में हुए अंतिम घटनाक्रम के बाद गांव की स्थिति और बिगड़ गई थी। हर रात किसी न किसी घर की खिड़की पर अजीब सी काली परछाइयां दिखने लगी थीं। बच्चों की हंसी और चीखों की आवाजें सुनाई देती, लेकिन घर में कोई नहीं होता। गांव वालों ने अपने घरों की खिड़कियों को लोहे के पटरों से ढक दिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे गांव के लोग डर से घर छोड़ने लगे। सुमित्रा काकी, जो अब पूरी तरह कमजोर और बीमार हो चुकी थीं, ने एक दिन कहा, खंडहर की तीसरी खिड़की सबसे खतरनाक है। अगर वह खुल गई तो यह गांव ही नहीं, पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। हमें उसे बंद करने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अब गांव में सुमित्रा काकी की बात सुनने वाला कोई नहीं बचा था। केवल नीलम और राजीव, जो अब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, सुमित्रा काकी के पास पहुंचे। नीलम ने अपने वैज्ञानिक शोध और पंडित जी के अनुष्ठानों का अध्ययन करते हुए पाया कि खंडहर की तीसरी खिड़की किसी प्राचीन अनुष्ठान से जुड़ी है, जिसे पूरा किए बिना खिड़की को बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने अमन को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि अमन ही वह कड़ी थी जो इस रहस्य के केंद्र में था। राजीव ने पूछा, अगर खिड़की बंद करने में नाकाम रहे तो क्या होगा? नीलम ने गंभीर होकर जवाब दिया, फिर यह केवल गांव नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। रात का समय था। नीलम, राजीव और अमन ने खंडहर में प्रवेश किया। इस बार वातावरण पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। हर ओर अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां तीसरी खिड़की थी। यह सबसे बड़ी और सबसे चमकदार थी। खिड़की के चारों ओर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। अमन, जो अब तक शांत था, अचानक खिड़की की ओर बढ़ा और जोर से चिल्लाया, यह खिड़की मेरी नियति है, इसे खोलना ही होगा। नीलम और राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन ने खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, घर में भयंकर तूफान सा उठा।
काले धुएं का एक विशाल सर्पाकार आकार प्रकट हुआ। यह आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और आसमान तक पहुंच गया। नीलम ने जल्दी से अपने उपकरण चालू किए। उसने खिड़की की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की। राजीव ने खिड़की के चारों ओर बने अजीब संकेतों को मिटाने की कोशिश की। अमन, जो अब पूरी तरह परछाई के नियंत्रण में था, अचानक उनके ऊपर हमला करने लगा। नीलम ने अपने आखिरी उपकरण से खिड़की पर एक तीव्र ऊर्जा प्रहार किया। खिड़की तेज आवाज के साथ चटक गई और कांच के टुकड़े हर दिशा में बिखर गए। जैसे ही खिड़की टूट गई, काला धुआं और परछाई जोर से चीखते हुए गायब हो गए। खंडहर एक बार फिर शांत हो गया। अमन बेहोश पड़ा था। नीलम और राजीव बुरी तरह घायल थे, लेकिन जिंदा थे। अगली सुबह गांव पर फिर से शांति छा गई। घरों की खिड़कियां अब सामान्य दिख रही थीं। सुमित्रा काकी ने कहा, यह शाप खत्म हो गया है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी। ये खिड़कियां केवल प्रतीक हैं, हमारे डर और लालच का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खंडहर के मलबे में एक और खिड़की का निशान मिला। एक खिड़की जो अभी खुलनी बाकी है। क्या यह सच में अंत था या केवल एक नए भयावह अध्याय की शुरुआत? गांव अब पूरी तरह खौफ के साए में था। जिन खिड़कियों ने कभी सूरज की रोशनी और ठंडी हवा को भीतर आने दिया था, वे अब डर और मृत्यु का प्रतीक बन गई थीं। गांव के कई घरों की खिड़कियां अब काली हो चुकी थीं। लोग इन खिड़कियों के पास जाने से बचते थे। रात होते ही गांव में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। कई लोगों ने देखा कि खिड़कियों के शीशे में उनके खुद के चेहरे नहीं, बल्कि किसी और के अजनबी चेहरे दिखाई देते थे। अमन अब गांव के बीचों बीच एक खंडित मूर्ति की तरह खड़ा रहता। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन वह बार बार कहता, खिड़कियां हमें देख रही हैं, हमें उन्हें बंद करना होगा, नहीं तो वे सब कुछ खत्म कर देंगी। पंडित जी की मृत्यु के बाद गांव के लोग नेतृत्व के लिए नीलम के पास पहुंचे। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या को हल करने की कोशिश करने का वादा किया। नीलम ने गांव वालों से कहा, यह समस्या केवल अंधविश्वास नहीं है। खिड़कियां किसी ऊर्जा या विज्ञान का हिस्सा हो सकती है। हमें मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। इसके लिए एक नई टीम बनाई गई। नीलम, टीम की नेता, विज्ञान में विश्वास रखने वाली और साहसी। राजीव पहले भी खंडहर में गया था, अब वह नीलम के साथ रहस्य सुलझाने को तैयार था। कृष्णा, गांव का एक अनुभवी बढ़ई, जिसने खिड़कियों की बनावट में कुछ असामान्य होने का दावा किया था। अन्वी, नीलम की सहायक, जो गांव की प्राचीन कहानियों और पौराणिक संदर्भों की जानकारी रखती थी। टीम ने सबसे पहले गांव में मौजूद काली खिड़कियों की जांच शुरू की। कृष्णा ने बताया, ये खिड़कियां साधारण लकड़ी या शीशे की नहीं हैं। इन्हें किसी दुर्लभ सामग्री से बनाया गया है जो प्रकाश को अवशोषित करती है। अन्वी ने खिड़कियों पर बनी अजीब नक्काशियों को ध्यान से देखा। वह बोली, ये नक्काशियां किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये खिड़कियां ऊर्जा के स्रोत की ओर इशारा करती हैं। नीलम ने खिड़कियों की ऊर्जा को नापने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल किया। उसने पाया कि खिड़कियों से निकलने वाली तरंगें न केवल खतरनाक थीं, बल्कि वे किसी जीवित शक्ति का संकेत भी दे रही थीं। नीलम ने प्रस्ताव रखा कि टीम को फिर से खंडहर में जाकर खिड़कियों की जड़ों का पता लगाना होगा। हालांकि राजीव और कृष्णा को इसमें डर लग रहा था, लेकिन अन्वी ने उनका हौसला बढ़ाया। रात के समय वे खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर अजीब निशान उभर आए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। खंडहर के तहखाने में टीम को एक छिपा हुआ कमरा मिला। कमरे के केंद्र में एक विशाल पत्थर की पटियां थीं, जिस पर कई नक्काशियां उकेरी गई थीं। अन्वी ने ध्यान से पटिया को देखा और कहा, यह खिड़कियों का मूल स्रोत है। इन नक्काशियों में लिखा है कि यह खिड़कियां एक प्राचीन बलिदान का हिस्सा हैं। नीलम ने उपकरणों की मदद से पता लगाया कि पटिया के नीचे एक गहरी सुरंग है जो किसी प्राचीन ऊर्जा के केंद्र तक जाती है। जैसे ही उन्होंने पटिया को हटाने की कोशिश की, खंडहर के अंदर की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। काली परछाई एक बार फिर उभरकर सामने आ गई, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर थी।
परछाई ने टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। राजीव और कृष्णा ने परछाई का ध्यान भटकाने की कोशिश की, जबकि नीलम और अन्वी ने सुरंग के भीतर जाने की योजना बनाई। सुरंग के अंदर उन्हें एक प्राचीन यंत्र मिला जो खिड़कियों को शक्ति प्रदान कर रहा था। नीलम ने यंत्र को निष्क्रिय करने के लिए अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया। जैसे ही यंत्र निष्क्रिय हुआ, परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। खंडहर की खिड़कियां टूटने लगीं और उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव की काली खिड़कियां भी अपनी चमक खोने लगीं। लोग इसे देखकर राहत की सांस लेने लगे। लेकिन जब टीम खंडहर से बाहर निकली तो अन्वी ने एक अजीब तथ्य की ओर ध्यान दिलाया। उसने कहा, यह यंत्र केवल खिड़कियों को निष्क्रिय करता है, लेकिन इनकी असली जड़ें अभी भी कहीं गहरी छिपी हुई हैं। अमन, जो अब भी खंडहर के बाहर खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, तुमने केवल खिड़कियां बंद की हैं, दरवाजे अभी भी खुले हैं। क्या यह सच में खिड़कियों का अंत था या दरवाजों के माध्यम से कुछ और बड़ा आने वाला था? गांव में अब भी एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। खंडहर के दरवाजे से हल्की रोशनी अब भी झलक रही थी। क्या यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी? जैसे ही अमन ने दरवाजे अभी भी खुले हैं कहा, टीम का ध्यान खंडहर के उन बंद दरवाजों की ओर गया जो उन्होंने अब तक नजरअंदाज कर दिए थे। दरवाजे पर अजीब सी नक्काशियां थीं और उसकी दरारों से हल्की रोशनी झांक रही थी। नीलम ने दृढ़ता से कहा, हमें इसे खत्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो। राजीव और कृष्णा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अन्वी ने सावधान किया, अगर यह खिड़कियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। टीम ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। दरवाजा खुलते ही एक गहरी सुरंग दिखाई दी। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन प्रतीक और लिपियां उकेरी हुई थीं। कक्ष के केंद्र में एक चमकता हुआ गोल यंत्र रखा था, जो खिड़कियों को शक्ति देने का असली स्रोत था। नीलम ने तुरंत उपकरणों से यंत्र का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने बताया, यह यंत्र ऊर्जा को खींचकर एकत्रित करता है और इसे किसी अन्य आयाम की ओर भेजता है। यह सिर्फ खिड़कियां या दरवाजे नहीं, बल्कि समय और स्थान के बीच पुल का हिस्सा हो सकता है। टीम ने योजना बनाई कि यंत्र को पूरी तरह नष्ट करना होगा, लेकिन ऐसा करते समय यह एक बड़ा विस्फोट कर सकता था, जो पूरे गांव को तबाह कर सकता था। राजीव ने कहा, अगर इसे अभी खत्म नहीं किया तो यह खतरनाक शक्ति हमारे जीवन पर हावी हो जाएगी। नीलम ने सुझाव दिया, हम यंत्र को निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसके मूल को निकालकर ऊर्जा को तितर बितर करना होगा। यह जोखिम भरा है, लेकिन यह गांव को बचाने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही नीलम ने यंत्र के मूल को निकालने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं, जो गुस्से में गूंजती आवाजों के साथ उन पर टूट पड़ीं। राजीव और कृष्णा ने इन परछाइयों से लड़ने की कोशिश की। अन्वी मंत्रोच्चार करते हुए दीवारों पर उकेरे प्रतीकों को निष्क्रिय करने लगी। नीलम ने पूरी एकाग्रता के साथ यंत्र पर काम करना जारी रखा। अचानक एक तेज धमाका हुआ। कक्ष रोशनी से भर गया और फिर गहरी खामोशी छा गई। यंत्र के नष्ट होते ही खंडहर के कक्ष ढहने लगे। टीम ने भागते हुए खुद को बाहर निकाला। बाहर आते ही खंडहर एक गहरे गड्ढे में समा गया। गांव में सभी काली खिड़कियां और दरवाजे साधारण लकड़ी और शीशे में बदल गए। हवा में अब हल्की सी ताजगी थी, जो लंबे समय से महसूस नहीं हुई थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अमन, जो अब भी खंडहर के प्रभाव में था, धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधेरा खत्म हो गया है, अब रोशनी वापस आ गई है। नीलम ने गांव वालों से कहा, हमने खिड़कियों और दरवाजों को खत्म कर दिया है, लेकिन यह घटना हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास और डर के बजाय विज्ञान और समझ पर विश्वास करें। अगर हम एकजुट हों तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव में अब नई शुरुआत का उत्सव मनाया गया, लेकिन खंडहर की गहराई में कहीं दूर एक हल्की गूंज सुनाई दी। क्या यह सब खत्म हो गया, या यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था और एक नए की शुरुआत? गांव में एक बात हमेशा के लिए रह गई, काली खिड़कियां कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन अंधेरा हमेशा अपना रास्ता ढूंढता है।